ये चार्ज इस चार्ज पर क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है? ये चार्ज इस चार्ज पर क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है? क्या ऐसे फोर्स लगा सकता है? जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है नहीं? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम आपने सुना होगा। तो ये फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है? हाँ बिल्कुल। यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा? कंजर्वेटिव। एक और फोर्स होता है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। क्या आपने कभी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना है? नहीं तो यानी फ्रिक्शन क्या हो गया? नॉन कंजर्वेटिव। सपोज एक चार्ज हमारे पास 300 कूलम है, दूसरा चार्ज 1 कूलम है। तो 300 कूलम वाले चार्ज 1 कूलम वाले चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स 1 कूलम वाला चार्ज 300 कूलम वाले चार्ज पर लगाएगा। परमिटिविटी हमें यह बताता है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने गुना ज्यादा। K की वैल्यू इन दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक मीडियम, दूसरा यूनिट ऑफ फोर्स, चार्ज एंड डिस्टेंस। रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से बड़ा होगा, लेकिन K हमेशा 1 से छोटा होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? एक चार्ज पर डिफरेंट चार्जेस जब फोर्स लगाए तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग। टुगेदर लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर एप्लीकेबल हो। अगर दोनों चार्ज मोशन में हो गए तब कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। हेलो दोस्तों, आप सबको वेलकम है आज के इस न्यू लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कूलम्स लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कूलम्स लॉ के कुछ अदर नाम होते हैं, जिनमें पहला नाम है कूलम्स इनवर्स लॉ। कूलम्स। दूसरा नाम है एम्पिरिकल लॉ। तीसरा नाम है क्वांटिटेटिव लॉ। तो हमारे पास कूलम्स लॉ के 3 अदर नेम हैं। पहला है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, दूसरा है एम्पिरिकल लॉ, तीसरा है क्वांटिटेटिव लॉ। अब इस लॉ को समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस है, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और ये दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है R। दोनों चार्जेस R डिस्टेंस पर पड़े। अब इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, यानी ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, जिसको मैं F12 से डिनोट करता हूं। ये चार्ज इस चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो कौन सी होगी? F12। इसको कैसे रीड करेंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अब ये चार्ज भी इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, जो कि होगा F21। इसको कैसे रीड करेंगे? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। यानी जिस चार्ज पर फोर्स लगता है उसको हम पहले लिखेंगे और जिस चार्ज की वजह से लगेगा उसको बाद में लिखेंगे। तो अब ये दो फोर्सेस हमारे पास आ गई। ये दो जो फोर्सेस होती है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड एंड फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होती है। ये दो फोर्सेस है, वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो हम जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम मॉड का साइन यूज करते हैं। टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं जिसे मॉड कहते हैं। अब ये दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है, क्योंकि ये फोर्सेस पेयर में लग रही है। इस चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसने भी इस पर लगाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल फोर्स। ये क्या होती है? म्यूचुअल फोर्स, जो कि 1:1 में लगती है। कौन सी रेशो में लगती है? 1:1। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि पहला वाला चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर लगाएगा। यानी ये फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। सपोज एक चार्ज हमारे पास 300 कूलम है और दूसरा चार्ज 1 कूलम है, तो 300 कूलम वाले चार्ज 1 कूलम वाले चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स 1 कूलम वाला चार्ज 300 कूलम वाले चार्ज पर लगाएगा। यानी ये मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट फोर्स है, इसलिए ये 1:1 में लगती है।
अब ये क्यों मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती, 1:1 में रखती है? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या मतलब? इस चार्ज ने इस चार्ज पर जो फोर्स लगाया वो क्या हुआ? इस पर एक्शन हुआ। उस एक्शन के बदले में ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा जो कि रिएक्शन होगा। और न्यूटन थर्ड लॉ से हमें पता चलता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कि यहां पर जो एक्शन रिएक्शन होगा वो डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड उनका सेम होगा। अगर इस चार्ज ने इस चार्ज पर 5 न्यूटन फोर्स लगाए तो ये चार्ज भी 5 न्यूटन लगाएगा, ना उससे ज्यादा लगेगा ना उससे कम लगेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आप यहां पर देखिए तो क्या ये चार्ज जब इस पर फोर्स लगाता है तो ये चार्ज खुद जाके इसको टच करके फोर्स लगाता है या नहीं? इधर दूर ही पर रहकर फोर्स लगाता है? तो उसके पास तो नहीं जाता, दूर ही से फोर्स लगाता है। तो ऐसी किस्म की फोर्स जो बिना टच किए लग जाए, इस फोर्स को क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स होती है? नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। अब इसके बाद अब मुझे ये बताएं, ये चार्ज इस चार्ज पर क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है? ये चार्ज इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं? ये चार्ज इस चार्ज पर क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं? क्या ऐसे फोर्स लगा सकता है? तो नहीं, इनमें से किसी भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? बिल्कुल सेंटर से। कहां से? सेंटर से। और ये भी इधर सेंटर से ही लगाएगा, अदर डायरेक्शन में ये फोर्स नहीं लगा सकता। इसका क्या मतलब? ये जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है। क्या मतलब? ये सिर्फ और सिर्फ टू चार्जेस के सेंटर में ही लगता है, अदर डायरेक्शन में नहीं लगता। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स। ये क्या होती है? सेंट्रल फोर्स। और ये आल्सो क्या होती है? लॉन्ग रेंज फोर्स। कौन सी फोर्स? लॉन्ग रेंज फोर्स। जैसे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपने जाना होगा कि वो शॉर्ट रेंज होती है, करीब करीब भी लगती है। अगर प्रोटॉन दूर चले जाए तो न्यूक्लियर फोर्स दरमियान में नहीं लगेगी। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो क्या होती है? लॉन्ग रेंज। चार्जेस इंफिनिटी तक भी चले जाए फिर भी उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। यानी इसकी रेंज कितनी होती है? इनफाइनाइट। लॉन्ग रेंज फोर्स होती है और रेंज इसकी इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट। अब ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी या नॉन कंजर्वेटिव? तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि एक फोर्स कंजर्वेटिव होती है या नॉन कंजर्वेटिव? तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि उस फोर्स के सामने पोटेंशियल एनर्जी लगा ले। अगर उस फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी तो वो कंजर्वेटिव होगी। अगर उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ना हो तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगी। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स सिंपली कह दें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम आपने सुना होगा, तो ये फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है? हाँ बिल्कुल। यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा? कंजर्वेटिव। एक और फोर्स होता है जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। क्या आपने कभी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना है? नहीं तो यानी फ्रिक्शन क्या हो गया? नॉन कंजर्वेटिव। तो जिस फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो वो क्या होगा? कंजर्वेटिव। और जिस फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ना हो वो क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव। अब इससे पहले हमने बिहेवियर उस चार्जेस में पढ़ा था कि अगर सेम नेचर ऑफ चार्जेस हो वो रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज हो वो अट्रैक्ट करेंगे। यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अब कन्वेंशनली हमारे पास जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, वो फोर्स जो अट्रैक्टिव होती है उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिपल्सिव फोर्स होती है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अट्रैक्टिव हो वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट की जाएगी, और जो रिपल्सिव हो वो पॉजिटिव से डिनोट की जाएगी। अब एक नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन फोर्स को हम मेजर किस डिवाइस से करते हैं, तो इनको हम टॉर्शनल बैलेंस से मेजर करते हैं, टॉर्शनल बैलेंस या पेंडुलम। इसको हम टॉर्शनल बैलेंस के जरिए इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं जस्ट मैग्नीट्यूड, इसका मेजर करते हैं। तो ये सारी फीचर्स किसके बारे में थी? ये सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स की क्वालिटेटिव स्टडी थी। अब इसके बाद हम फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं, लेकिन कि हमारे पास फोर्स का कोई इक्वेशन मिल जाए जिससे हम उसका वैल्यू मालूम कर ले। तो उसके लिए अगस्टन डी कूलम ने कूलम लॉ पेश किया है, जिसमें उसने प्रैक्टिकल ये मालूम किया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ये दो चार्जेस है, इनका मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे, और वो प्रोडक्ट इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक और रिलेशन है इनके दरमियान डिस्टेंस के साथ, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस हो उसका स्क्वायर लेंगे तो ये फोर्स उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए इस फोर्स को कहते हैं कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करता है। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इसका क्या मतलब कि जो फोर्स होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है, लेकिन किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सही है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा फोर्स। कंबाइन करने के बाद ये हमारे पास आ गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके इक्वालिटी लाए, तो जब भी हम इक्वालिटी लाते हैं वहां पर एक कांस्टेंट आता है, और यहां पर भी कांस्टेंट आ गया। यहां पर एक कांस्टेंट आ गया जो कि है के। अब इस के का क्या नाम है? तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पेज पर इसे देखते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस के। ये दो कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट है, इनको कंबाइन करने से ये इक्वेशन आ गया जिसमें ये कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। अब फाइनल जो इक्वेशन आ गया वो क्या था, वो दोबारा लिख ले। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां पर एक नया कांस्टेंट था जिसे कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू होती है के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये के की वैल्यू होती है। के यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसका नाम है कूलम्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आप पाई को तो जानते हैं, यहाँ पर एक और नई चीज आ गई जो कि है एप्सिलॉन नॉट, जो कि है परमिटिविटी। इसे क्या कहते हैं? परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या चीज होती है? तो मान ले वही दो चार्जेस है Q1 और Q2। ये Q1 इस Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो क्या ये Q1 खुद जाकर वहां पर Q2 पर टच करके फोर्स लगाएगा या इधर ही से फोर्स लगाएगा?
तो Q1 अपनी जगह पर रहते हुए फोर्स लगाएगा। लेकिन ये कैसे फोर्स लगाएगा कि जब ये उसको टच ही नहीं कर रहा तो फोर्स कैसे लगाएगा? तो यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर ये इमेजिनरी फील्ड लाइंस को निकालता है। यहाँ से क्या निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर इस पर फोर्स लगाएंगी। मुख्तलिफ फील्ड लाइंस देख ले कि वो आकर यहाँ पर इस पर फोर्स लगाएगी। लेकिन बीच में क्या होगा? मीडियम। मीडियम मतलब सपोज ये दोनों चार्जेस मैंने वाटर में रखी है, तो बीच में क्या होगा? ऐसे बीच में होगा वाटर। वाटर है, उसके दरमियान दो चार्जेस है, तो इन दो चार्जेस के दरमियान तो वाटर होगा ना। अब ये चार्ज जब इस चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए अपनी फील्ड लाइंस निकालेगा, तो ये फील्ड लाइंस किसको क्रॉस करेगी? वाटर्स को। अब वाटर की मर्जी है कि वो कितनी फील्ड लाइंस को अलाउ करता है, 2 को अलाउ करता है, 3 को अलाउ करता है, 4 को अलाउ करता है। तो मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो ये डिसाइड करे कि उस मीडियम से कितने फील्ड लाइंस जाएंगे, उसे क्या कहते हैं? परमिटिविटी। Permittivity is the property of the medium which decide how many field line will pass the medium. एक मीडियम से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी वो कौन डिफाइन करेगा? परमिटिविटी। So permittivity is the property of the medium which decide how many field lines will pass through the medium. अब इस permittivity की कुछ टाइप्स होती है। पहले नंबर पर है E नोट। पहले नंबर पर आपने ये देखा, ये E नोट। तो ये E नोट अब कौन सी परमिटिविटी है? तो इस E नोट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम को फ्री स्पेस भी बोलते हैं। और ये परमिटिविटी एयर के लिए भी होती है, यानी वैक्यूम और एयर की परमिटिविटी सेम होती है, जिसको हम ई नोट से बोलते हैं। इसको आप समझने के लिए इसको हम कैसे समझेंगे? तो सपोज मेरे पास एयर है, एयर में दो चार्जेस पड़े हैं, एक चार्ज दूसरे पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा उसके लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरे चार्ज तक कितने पहुंचेंगी एयर को पास करने के बाद, यानी एयर कितने फील्ड लाइंस को रोकेगा। ये परमिटिविटी क्या होती है? अपोजिशन होती है। अपोजिशन कि वो इसको कितने फील्ड लाइंस को रोक कर रखेगा। तो परमिटिविटी वैक्यूम या एयर में मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो फील्ड लाइंस को डिसाइड करे कि कितने जाएंगी। अब इसके बाद अब इसकी फिक्स वैल्यू होती है, ये एक कांस्टेंट है। कितनी वैल्यू होगी? ई नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट इधर से देख ले, यूनिट हम बाद में देखते हैं, पहले इसका निकाल ले। तो इसका क्या होगा? तो पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं, फिर इसका यूनिट के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो ये आर, पहले इधर क्या है? न्यूटन। ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, आर स्क्वायर इधर आ जाए तो क्या इधर आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। इसका भी कूलम, इसका भी कूलम, क्या बन जाएगा? कूलम स्क्वायर। वो कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। अब ये ई नोट और के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 4 और पाई का तो कोई यूनिट ही नहीं है। इसका जो यूनिट होगा वही इसका होगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। क्यों? ये के ऊपर है, ई नोट नीचे है, तो इसी को उल्टा कर ले, ये इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ई नोट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू होती है, कभी चेंज नहीं होती। इसके बाद है ई, जस्ट एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन को बोलते हैं या एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम, इस एप्सिलॉन एम को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम एम से डिनोट करते हैं। ई एम फ्री स्पेस की परमिटिविटी को
खास तौर पर डिफाइन किया गया है जिसे कहते हैं ई नोट, और बाकी जिस भी मीडियम की परमिटिविटी हो उसके लिए जस्ट ई एम यूज होता है। हर मीडियम के लिए ई एम की वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक मीडियम के लिए ई एम की वैल्यू फिक्स होगी। सपोज मेरे पास वाटर है, ग्लास है, एयर है, केरोसिन है, ऑयल है, तो मुख्तलिफ मीडियम्स के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली एयर के लिए देखूं या वाटर के लिए देखूं तो वाटर के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी। ग्लास के लिए देखूं, ग्लास के लिए इसकी एक वैल्यू फिक्स होगी। यानी डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट मीडियम, बट constant value for specific medium। एक ही मीडियम में सेम वैल्यू होगी लेकिन डिफरेंट के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अब इसके बाद एक और टाइप आता है परमिटिविटी का, जिसे ई आर से डिनोट किया जाता है। किससे? ई आर से। अब ये ई आर क्या है? इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका एक और नाम भी है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका एक और नाम भी है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो परमिटिविटी का थर्ड टाइप है ईआर, जिसको हम ईआर से डिनोट करते हैं और कहते हैं क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। अब ये क्या चीज है? तो ये एक रेशो होती है। किसकी रेशो? मीडियम की परमिटिविटी की और वैक्यूम की परमिटिविटी। ER इज इक्वल टू EM अपॉन E नॉट। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम जब फ्री स्पेस की परमिटिविटी पर डिवाइड करते हैं उससे हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आता है। अब ये तो इस इक्वेशन को देखने से हमें पता चल गया कि ये रेशो है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा? यानी ये रिलेटिव परमिटिविटी हमें क्या बताता है? तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें यह बताता है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने गुना ज्यादा है। हमें एक मीडियम दिया गया होगा और उसकी परमिटिविटी दी गई होगी, और फिर हमसे क्या पूछा जाएगा कि इसकी परमिटिविटी ये बताओ, और हमसे क्या पूछा गया होगा कि ये बताओ इस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने गुना ज्यादा है। तो हम कैसे मालूम करेंगे? हम उसकी रिलेटिव परमिटिविटी मालूम कर लेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी जैसे ही मालूम कर लेंगे उसकी एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू हमें क्या बताएगी कि इस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से इतने गुना ज्यादा है। Relative permittivity tells us that how many times permittivity of vacuum is greater than permittivity of medium. Relative permittivity tells us that how many times permittivity of medium is greater than permittivity of vacuum. तो ये रिलेटिव परमिटिविटी का फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब इसके बाद आप ये देख ले इसका क्या यूनिट होगा। तो ये भी परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी, वैल्यू तो दोनों की डिफरेंस होगी लेकिन यूनिट तो वही कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इसलिए ऊपर जो सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट, तो दोनों कट के इसका क्या यूनिट बना देंगे? जीरो। तो रिलेटिव परमिटिविटी चूंकि एक रेशो है, वो भी सेम क्वांटिटीज का, रेशो ऑफ सेम क्वांटिटीज इज यूनिटलेस। तो ये क्या होता है? यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ना ही तो यूनिट होता है, ना ही डायमेंशनलेस, ना ही डायमेंशन। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल। ना ही यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है, और साथ ही साथ ये एक वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू
वेरी करती है, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है, एक खास वैल्यू इसकी नहीं होती। अब आप इसको लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये देखें, ये ईएम और ई नोट में क्या रिलेशन होगा, ईएम और ई नोट। आप जरा सोचे कि ई नोट किसकी परमिटिविटी है, वैक्यूम, वैक्यूम में कुछ होता है नहीं, तो वैक्यूम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा, यानी उधर अपोजिशन क्या होगी, कम, यानी उसकी ई नोट क्या होगी, कम होगी। और ईएम, ईएम क्या होता है, मीडियम की परमिटिविटी, और मीडियम में अपोजिशन ज्यादा होगा कि कम, अपोजिशन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, कि उसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे। सपोज मेरे पास वाटर है और वैक्यूम है, तो वैक्यूम की परमिटिविटी ज्यादा होगी या वाटर की, तो वाटर की परमिटिविटी ज्यादा होगी। क्यों, उधर वाटर है, वो ज्यादा फील्ड लाइंस को रोकेगा, और वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। तो ईएम इज ग्रेटर देन ई नॉट। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मीडियम की परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम की परमिटिविटी से ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा। अब ऊपर क्या है, ईएम, नीचे क्या है, ई नोट। ईएम हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, ई नोट कम होगा, यानी न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। अब आप इधर वापस आ जाइए, के की तरफ वापस आ जाइए। अगर वैक्यूम होगा तो के की वैल्यू में मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ई नॉट। अगर ये क्या होगा, वैक्यूम के लिए। अगर के की वैल्यू मैं मीडियम के लिए देखूं, तो मीडियम के लिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम हो जाएगा। यानी के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। किस चीज पर, वैल्यू डिपेंड एक तो वैल्यू किस चीज पर डिपेंड करती है, मीडियम पर। ये हमने यहां से देख लिया। अब इसकी वैल्यू एक और चीज पर भी डिपेंड करती है, वो क्या है, यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स, चार्ज एंड डिस्टेंस। अगर ये यूनिट्स मैंने क्या, कौन से लिए, इसका न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, इसका कूलम स्क्वायर, यानी इसके एसआई यूनिट लिए। अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट ले लूं, तो सीजीएस में के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू सीजीएस में होती है 1। न्यूटन की जगह क्या होता है, डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम की जगह ईएसयू स्क्वायर। जब हम के को सीजीएस में देखेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, चार्ज एंड रेडियस ले लेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे, तो वहां पर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी के की वैल्यू एक और फैक्टर पर भी डिपेंड करती है, वो क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स, चार्ज एंड डिस्टेंस। यूनिट ऑफ फोर्स, चार्ज एंड डिस्टेंस। तो के की वैल्यू इन दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक मीडियम, दूसरा यूनिट ऑफ फोर्स, चार्ज एंड डिस्टेंस। इस इक्वेशन से इस ईएम को छोड़ दे, ई नॉट को इधर ले आए और ईएम को इधर ही छोड़ दे, तो क्या आ जाएगा, ईएम इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ई आर। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। सही है, ये एक और इक्वेशन बन गया। अब जैसे ई आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, इसी तरह के की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। वो क्यों, इधर देख ले, के और ई नॉट इनवर्सली रिलेटेड है। अगर ये 1 से हमेशा बड़ा होगा, ये डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमिनेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर क्या होगा 1 से बड़ा होगा। तो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमिनेटर छोटा होता है, तो आंसर क्या होगा, 1 से छोटा। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से बड़ा होगा, लेकिन के हमेशा 1 से छोटा होगा। तो ये चंद पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको तब तक नोट कर ले। रिलेटिव परमिटिविटी में एक और पॉइंट है,
पहला है हमारे पास डिफरेंट मीडियम होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, तो जो कंडक्टर्स होते हैं उसकी परमिटिविटी हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। कंडक्टर्स की परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है। ये इनफाइनाइट क्यों होती है ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है पोलर सब्सटेंस। तो पोलर सब्सटेंस की परमिटिविटी कंडक्टर से कम होती है, फिर नॉन पोलर और फिर नॉन कंडक्टर। तो ये ऑर्डर ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी है जो कि पूछा जाता है। अब इसके बाद हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो यहां तक आप लिख लें। अब तक हमने फोर्स के इक्वेशन क्या देखा कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसको खोल लें तो क्या आ जाएगा? Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सब ये कौन सा फोर्स हो गया? वैक्यूम में। किस में? वैक्यूम में। अगर मैं इसको मीडियम में देखूं तो मीडियम में क्या हो जाएगा? एफ एम इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू वैक्यूम में, ये फोर्स की वैल्यू मीडियम में। अब इस ई एम और ई नोट का क्या रिलेशन होता है? तो हम जानते हैं कि ई एम इज इक्वल टू ई नोट टाइम्स ई आर। ये हमें पता है, इससे पहले इक्वेशन में हम देख लिए हैं। अब इस ई एम की जगह ये पुट कर ले तो क्या आ जाएगा? Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। अब इन सब को सेट पर कर ले। इन सब को देखें Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया? एफ नॉट, और नीचे क्या रह गया? ई आर। तो एफ एम इज इक्वल टू एफ आर। हमारे पास एक और इक्वेशन बन गया है जो कि है एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसका क्या मतलब है? तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि वैक्यूम में जो फोर्स लगता है वो मीडियम में आकर कितने गुना घट जाएगा, कितने गुना डिक्रीज हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स। ये इक्वेशन हमें क्या बताता है कि वैक्यूम का जो फोर्स है वो मीडियम में आकर कितना कम हो जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स। वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होगा या मीडियम में? तो डेफिनेटली मीडियम में फोर्स कम होगा, वैक्यूम में ज्यादा होगा। वैक्यूम में क्यों ज्यादा होगा? कि वहां पर कुछ भी नहीं है कि फील्ड लाइंस को रोक ले, फील्ड लाइन ज्यादा जाएंगी, ज्यादा फोर्स लगेगा। और मीडियम में कुछ पार्टिकल्स होंगे जो उस फील्ड लाइंस को रोकेंगे और फोर्स कम हो जाएगा। तो मीडियम में आकर फोर्स कम होगा, लेकिन कितना कम होगा? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स। इस इक्वेशन से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इससे पहले हमने ये देखा कि ई आर इज इक्वल टू ई एम बाय ई नॉट। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कंबाइन करके देखते हैं, या इधर से ई आर पहले इधर ले आए, इस ई आर को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा? ई आर इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम। एक इक्वेशन ये है, एक ये है, इन दोनों को कंबाइन कर ले। This is the final most required equation. इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू मीडियम की परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू वैक्यूम का फोर्स। इधर क्या था? मीडियम की परमिटिविटी, लेकिन इधर क्या होगा? वैक्यूम का फोर्स। यहां पर हमने पहले मीडियम का लिखा और फिर नीचे वैक्यूम का, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, पहले वैक्यूम का लिखेंगे फिर मीडियम का लिखेंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो रिलेटिव परमिटिविटी है और ये फोर्स है, और फोर्स और परमिटिविटी का रिलेशन क्या? इधर से देख ले। फोर्स और परमिटिविटी का रिलेशन क्या होता है? क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं या इनवर्सली? तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
परमिटिविटी। अभी तो पता है कि परमिटिविटी क्या होती है, अपोजिशन, कि वो उसको कितना रोकता है या कितना अलाउ करता है। तो जितना ज्यादा परमिटिविटी होगी उसका क्या मतलब होगा कि वो उतना ही ज्यादा उसको रोकता है, इसलिए फोर्स कम हो जाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ऊपर अगर हम परमिटिविटी लिखना चाहें तो ऊपर मीडियम की परमिटिविटी, नीचे वैक्यूम की परमिटिविटी। लेकिन अगर हम फोर्स लिखना चाहें तो ऊपर फ्री स्पेस का फोर्स और नीचे मीडियम का फोर्स। अब यहां तक आप नोट कर लें। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, सपोज ये मेरे पास एक चार्ज है जिसको मैंने क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया। अब मेरे पास इधर एक और चार्ज आ गया है जो है Q1, और इन दोनों के दरमियान एक फोर्स लग रहा है वो है F1, और इधर है एक और चार्ज आ गया जिनके दरमियान लग रहा है फोर्स F2। मेरे पास एक चार्ज है जिसको मैं Q नॉट से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर एक चार्ज आ गया Q1। अब इन दोनों के दरमियान कौन सा फोर्स लग रहा है, F1। अब यहाँ पर एक और चार्ज आ गया Q2, इस Q2 और इस Q नॉट के दरमियान फोर्स लगा है F2। अब यहाँ पर एक और चार्ज आ गया Q3, इस Q3 और इस Q नॉट के दरमियान कौन सा फोर्स लग गया, F3। अब एक और चार्ज आ गया Q4, इस Q नॉट और इस Q4 के दरमियान कौन सा फोर्स लग गया, F4। अब अगर इस चार्ज पर मैं फाइनल फोर्स लिखना चाहूं तो वो कैसे निकालूंगा। एक चार्ज है और इस पर चार अदर चार्जेस फोर्स लगा रहे, तो नेट फोर्स किस तरह निकलेगा। तो नेट फोर्स विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। एफ नेट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। इन सारे फोर्सेस का हम वेक्टर सम करेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास चार फोर्सेस थे, अगर ये इनफाइनाइट भी हो जाए, जितने भी फोर्सेस हो जाए, तो उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेंगे और जो आंसर आएगा वो एफ नेट होगा। और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि एक चार्ज पर डिफरेंट चार्जेस जब फोर्स लगाए तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर। और अगर दो फोर्सेस हुए तब इस तरह निकलेगा, फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2 F1 F2 cos थीटा। ये उसका इक्वेशन होगा। अगर सिर्फ दो फोर्सेस हुई F1 और F2, उसका मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या रहता है, अब इसके बाद आप लोग इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें। अब इसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ कि वो कौन सी जगह है जहां पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होती। इनमें तो पहला पॉइंट है कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस। and other at rest.
तो कूलम्स लॉ के हमारे पास दो लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर एप्लीकेबल होता है और एक्सटेंडेड चार्ज पर नहीं लगता। अब इसका क्या मतलब? सपोज मेरे पास ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज है, तो इनके दरमियान जो फोर्स लगता है वो कूलम्स लॉ से सिंपली कैलकुलेट हो सकता है। ये एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब? ये एक स्फीयर है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यह भी हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इन दो जगह पर कूलम्स लॉ लग सकता है। लेकिन अगर ऐसे हो गया, ये एक शीट है और इस शीट पर बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, तो यहाँ पर हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इसे कहते हैं पॉइंट चार्ज, इसे कहते हैं स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसे कहते हैं एक्सटेंडेड चार्जेस। तो एक्सटेंडेड चार्जेस पर नहीं लगता और पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल चार्ज पर लगता है। ये लिमिटेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि both charges must be at rest, or one in motion and other at rest. Both can't be in motion. कूलम्स लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए ये शर्त है कि दोनों चार्जेस रेस्ट पर होगी या एक चार्ज रेस्ट पर होगा और दूसरा मोशन में। अगर दोनों चार्जेस मोशन में हो गए तब कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कूलम्स लॉ की दो लिमिटेशन थी। तो आज हमने डिटेल में कूलम्स लॉ को देख लिया है। अब इसके बाद रहता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ के ग्राफ्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये चंद टॉपिक्स कूलम्स लॉ में रहते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।